हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CDM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 12th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 11 है उसका लेक्चर 19 लेके आए हैं। दोस्तों, बहुत तगड़ा लेक्चर है और मैंने लेक्चर नंबर 9 से लेक्चर नंबर 18 तक एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के सम्स की बात की थी, वो आप जाके देख लीजिएगा। बहुत तगड़े वाले सम्स बने थे। अच्छा, अब दोस्तों लेक्चर नंबर 19 में आज हम बात करेंगे दो अच्छे साइंटिस्ट की, जिन्होंने बहुत ही अच्छी हेल्प की समझने में कि भैया रेडिएशन का ड्यूअल नेचर होता है। रेडिएशन का वेव नेचर तो आपने पढ़ लिया, कैसे डिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन सब पढ़ा ना आपने। हाँ, ठीक है। अब दोस्तों रेडिएशन का पार्टिकल नेचर के लिए सर हमने पूरे चैप्टर में तो पढ़ा। दो साइंटिस्ट थे, एक आइंस्टाइन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा, उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया, हाँ, जिस पर से हमें पता चला कि जो भाई वेव आ रही है और किसी मैटर से टकरा रही है, ठीक है, वेव आ रही है और किसी मैटर से टकरा रही है, तो दोस्तों वो वेव फोटॉन्स के फॉर्म में होती है, एनर्जी के बंडल के फॉर्म में होती है। इसी फोटोन को क्या कहते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में? फोटोन कहते हैं, क्वांटा कहते हैं, हम कहेंगे पार्टिकल। ठीक है। तो दोस्तों आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें पार्टिकल नेचर समझाया, किसका? रेडिएशन का। ऐसे ही दोस्तों A.H. कॉम्पटन करके साइंटिस्ट थे, है ना। मैं हूँ A.H. बारोट, यस, अलकेश H. बारोट, ऐसे ही वो भी थे A.H. कॉम्पटन। ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो दोस्तों उन्होंने इलेक्ट्रॉन से एक्सरे का स्कैटरिंग करवाया। इलेक्ट्रॉन से एक्सरे का स्कैटरिंग करवाया। इलेक्ट्रॉन और एक्सरे को टकराया होगा और एक्सरे का स्कैटरिंग हुआ होगा, ऐसे जुम 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 जुम, ठीक है, ऐसा कुछ घटना हुई होगी। तो A.H. कॉम्पटन ने 1924 में ये एक्सरे से, इलेक्ट्रॉन से एक्सरे का स्कैटरिंग समझाया। दोस्तों ये दोनों चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल हुई पार्टिकल नेचर समझने में। हाँ, वे रेडिएशन का पार्टिकल नेचर समझने में। तो हमेशा याद रखना, दो आपको इफेक्ट याद रखनी है जो पार्टिकल नेचर प्रूव किया था, जिससे पहला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और दूसरा था कॉम्पटन का कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, ये दोनों इफेक्ट्स प्रूव करते हैं कि भाई पार्टिकल नेचर है रेडिएशन का। ठीक है, रफ कर दें, चलो, जुम 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 जुम। ठीक है, अब आता हूं दोस्तों, जो पार्टिकल नेचर की बात करते हैं, हम फोटोन बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, उनके पास क्या क्या होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन। चलिए लेट्स स्टार्ट भाइयों बहनों, स्टार्ट करें। चलो दोस्तों, प्लांक करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने E प्रोपोर्शनल टू न्यू बोला। जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल में होती है। फिर ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के वहाँ पे H रख दिया, तो प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक है, H व्हाट इज इट? प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है मेरा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों आइंस्टाइन ने कहा कि जो फोटोन होते हैं उनका एनर्जी h न्यू तो होता है, लेकिन उसका मोमेंटम P इज इक्वल्स टू E/c होता है। एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ रेडिएशन, h ν/c। ये बात यहाँ गई। ठीक है, पक्की बात है, ओके। दूसरा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ एनर्जी। ठीक है, और दूसरा इसमें, और ये होता है मोमेंटम।
आइंस्टाइन ने ऐसा कहा कि भैया जब कोई रेडिएशन, दो बातें बोली, जब रेडिएशन, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब घटनाएं होती हैं उसमें, तो दोस्तों उस टाइम उसका वेव नेचर होता है। ठीक है सर, अच्छी बात है, गुड। लेकिन जब रेडिएशन जाके किसी सरफेस से टकराती है, तो दोस्तों किसी भी मैटर से टकराती है, तो वो पार्टिकल नेचर ले लेता है, फोटोन का नेचर ले लेता है, ऐसा आइंस्टाइन ने कहा। ठीक है दोस्तों, तो आ गया प्लैंक, आइंस्टाइन, एनर्जी, मोमेंटम, इंटेंसिटी। नया टॉपिक है इंटेंसिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन में पहला कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने क्या देखा, एनर्जी, दूसरा देखा मोमेंटम। ये दोनों साइंटिस्ट की आपके साथ बात की, ठीक है मैंने, ओके। इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन बढ़ता है। फोटोन का देखो कैरेक्टरिस्टिक, देखो इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो मैं बढ़ूंगा, वरना नहीं। तो दोस्तों दूसरा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ेगा। हाँ, मतलब इंटेंसिटी से एनर्जी ऑफ फोटोन का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ। इंटेंसिटी से एनर्जी ऑफ फोटोन का कोई लेना देना नहीं है, फ्रीक्वेंसी से एनर्जी का लेना देना है। ठीक है दोस्तों, अब नया टॉपिक है कॉलिजन एंड कंजर्वेशन। ये क्या टॉपिक है सर? तो देखिए टॉपिक में ऐसा बोलने जा रहे हैं, दोस्तों जब कोई फोटोन किसी मैटर से टकराता है, किसी मैटर या मटेरियल से या मेटल से, सब सरफेस से टकराता है दोस्तों, तो उस टाइम टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है, बिल्कुल। लेकिन दोस्तों क्या देखा गया कि नंबर ऑफ फोटॉन्स का कंजर्वेशन नहीं होता है। मतलब कि फोटोन डिस्ट्रॉय भी होते थे और नए फोटोन एमिट भी होते थे। क्या बात है सर, जब फोटोन मैटर से टकराते हैं तो फोटॉन्स के नंबर डिस्ट्रॉय भी, मतलब 10 फोटॉन्स टकरा रहे हैं तो उस टाइम ऐसा भी हो सकता है कि फोटोन डिस्ट्रॉय भी हो जाए या तो फोटोन के नंबर्स बढ़ जाए, एमिट्स हो जाए फोटोन ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, हाँ होता ही है सब दोस्तों, डिस्ट्रॉय होना, एमिशन होना। ठीक है, लेकिन हम जब भी जी नीट का लेक्चर लेंगे उस टाइम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है ना, हाँ वही अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो हाई सेल से लो सेल में आते हैं तो एनर्जी एमिट करते हैं, तो एनर्जी एमिट फोटोन के फॉर्म में करते हैं। तो ये फोटोन तो ऑलरेडी हम दे रहे हैं और अंदर से इलेक्ट्रॉन्स भी फोटोन निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ जाते हैं। ये सब डिस्कशन करेंगे जी नीट के लेक्चर में, टेंशन नहीं है। ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लेक्चर है प्लीज़ दोस्तों। हाँ बस वही सोच लें, तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इतनी मजूरी करवाता हूँ बच्चों को अच्छे से, तो जी नीट में तो क्या करवाते होंगे, है ना। चल दोस्तों, फील करके पढ़ना है दोस्तों तेरे को, और बहुत ही सीरियस नहीं हो जाना है, यार पढ़ना है, आराम से टेक इट इजी। जिस चीज़ के पीछे तुम बहुत भागोगे ना दोस्तों, वो चीज़ आपको कभी नहीं मिलेगी। बहुत नहीं भागना है, समझ में आ रहा है, उसके लिए मेहनत करनी है। ठीक है कि नहीं, पक्का? ओके। आपके अच्छे इरादे होने चाहिए पढ़ाई के, है ना, लेकिन फिर क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं यार बहुत सब पढ़ता हूँ। भाई प्रॉपर डायरेक्शन में पढ़, और दूसरा टीचर की सलाह से पढ़ के कितना क्या क्या करना है। ठीक है ना, बहुत ही वो टेंशन लेके फिर हाई फिजिक्स ऐसा हो जाता है फिर। ठीक है ना, चला जाए। ये हो गया कॉलिजन एंड कंजर्वेशन। ठीक है दोस्तों, अब मैं आ जाता हूँ सीधा मास पे। मास ऑफ फोटोन, तो आपने देखा होगा दोस्तों, आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला दिया था, E = mc²। तो m = E/c², E मतलब h/c²। ये हो गया मास ऑफ फोटोन। मास ऑफ फोटोन दोस्तों, आइंस्टाइन ने उनका एक रिलेटिव एक
चलो मैं लिखवा देता हूँ। आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला दिया था, एनर्जी एंड मोमेंटम का रिलेशन। क्या था वो? सो E इज इक्वल्स टू √p² c² प्लस m0² c4। ठीक है, ये फॉर्मूला दिया था। मोमेंटम का स्क्वायर, c मतलब 3 × 10⁸, m0 मतलब रेस्ट मास ऑफ फोटोन, फोटोन का रेस्ट मास है। ठीक है, रेस्ट मास। ठीक है, ओके दोस्तों, मास का फॉर्मूला है ये रहा, और एक और फॉर्मूला दे देता हूँ आपको, ये है। तो मास ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू m0 रेस्ट मास ऑफ फोटोन अपॉन 1 माइनस v स्पीड का स्क्वायर अपॉन c मतलब लाइट स्पीड का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं बात बोल दूं दोस्तों, रेडिएशन होते हैं जो, उनका स्पीड तो लाइट की स्पीड जितना ही होता है। ठीक है, तो दोस्तों v की जगह पे मैं c रख दूंगा, है ना। फोटॉन्स का स्पीड v इज इक्वल्स टू c, तो v की जगह पे c रख दूं तो c² अपॉन c² 1 माइनस 1 0, ये यहाँ पे जाएगा तो m0 इज इक्वल्स टू 0। तो हम लास्ट एक पॉइंट ऐसा भी लिख सकते हैं, रेस्ट मास ऑफ फोटोन, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। तो ये है दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या हुए कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। चलो पहला दोस्तों एनर्जी, फिर उसका मोमेंटम, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, कॉलिजन एंड कंजर्वेशन, फिर मास, फिर E और P का रिलेशन, और रेस्ट मास 0 होता है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसके सम्स भी आएंगे आगे के लेक्चर्स में, तो करवाऊंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डी ब्रॉय या डी ब्रॉगली वेवलेंथ की। ठीक है, तब तक के लिए बने रहे आ रहे थे क्लासेस के साथ। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।